दिनांक 26-27 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान दुवासू मथुरा में भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का 46वां सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कृषि शिक्षा में नई शिक्षा नीति के लागू करने पर विचार मंथन हुआ। साथ ही इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर 2023 की ओपनिंग भी की गई। इस अवसर पर देश भर से आए कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे तथा उत्तर प्रदेश के कृषि एवं कृषि शिक्षा मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने भी सम्मेलन में सहभागिता की। दुवासू मथुरा के कुलपति प्रोफेसर A.K. श्रीवास्तव जी ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के शुभारंभ पर कहा, जो यूएन ने डिक्लेयर किया है कि 2023 मिलेट ईयर होगा, इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023, उसकी ओपनिंग पूरे देश के लिए सारे वाइस चांसलरों के मध्य आज हम इस प्लेटफॉर्म से करने जा रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि 2021 में भारत ने सबसे पहले यूएन में प्रपोजल दिया था कि 2023 को मिलेट ईयर डिक्लेयर किया जाए और अल्टीमेटली यूएन ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर कर दिया। तो ये बहुत गर्व की बात है सबसे पहले इंटरनेशनल मोर्चे पे कि भारत की हर प्रपोजल को यूएन मान रहा है और हम इसको डिक्लेयर किए हैं। और आज से सारी यूनिवर्सिटी के बीच में, सारे वाइस चांसलरों के बीच में हम इसकी ओपनिंग करने जा रहे हैं। सर, मैं आपको बताऊं कि अगर हम अपना इतिहास देखेंगे तो मिलेट का उपयोग हमारे देश में सेंचुरीज, हजारों सालों से होता रहा है। हम देख रहे थे कि जो इंडस वैली के सिविलाइजेशन में भी मिलेट के यूज़ का हंड्रेड्स एविडेंसेस हैं। और अगर हम एग्रीकल्चर की हिस्ट्री देखेंगे तो मिलेट पहला क्रॉप है जो हिंदुस्तान में डोमेस्टिकेट हुआ है, फर्स्ट क्रॉप टू बी डोमेस्टिकेटेड इन इंडिया। तो हमारे लिए तो इसकी महत्ता हमेशा रही है, लेकिन जब से गेहूं और चावल हमारे देश में आया है हम लोग इसको छोड़ते चले गए हैं। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए, दो पार्ट में अगर हम देखें, एक तरफ तो हमारा ग्लोरियस हिस्ट्री है, ग्लोरियस अचीवमेंट है कि किस तरीके से हम ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन से हम डेफिशिएंसी से सफिशिएंसी और सफिशिएंसी से सरप्लस में आए। और लेकिन आज उस सफिशिएंसी की वजह से जितनी प्रॉब्लम हमारे हेल्थ में हो रही है उसके लिए फिर हम लोग बैक अपने पुराने खान पान के रवैये पे जा रहे हैं। हम आपको बताएं कि मिड 60s में जब हिंदुस्तान ने खाली 10 मिलियन टन गेहूं इंपोर्ट किया था यूएस से, होल वर्ल्ड वाज लुकिंग इंडिया एज ए नेशन फ्रॉम शिप टू माउथ। और उसके बाद हमने जो जर्नी तय करी और आज हम कमिटेड हैं कि 60 मिलियन टन होम ग्रोन फूड हम पार्लियामेंट में कमिटेड हैं कि हम फूड सिक्योरिटी बिल को देंगे। तो हमारी एक बहुत ही सक्सेसफुल जर्नी रही है। आज हम खाली सफिशिएंट ही नहीं बट सरप्लस ही हैं। हमें समस्या है उनके रख रखाव के लिए। हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जो खाली 2.3% ज़मीन से एंड 4.2% पानी से विश्व की 17% पॉपुलेशन को और 13% लाइव स्टॉक पॉपुलेशन को फीड कर रहा है। कोई और देश इतने कम ज़मीन से नहीं खिला रहा 17% ह्यूमन पॉपुलेशन को। हमारी एक सक्सेस स्टोरी रही है, उसमें सारे रिवोल्यूशन साथ में आए हैं। कि सबसे बड़ी जो खासियत है, मैं चूँकि डेयरी साइंटिस्ट हूँ और हम जानते हैं कि हमारे पेट में, हमारे जीआईटी में 100 ट्रिलियंस माइक्रोब्स हैं। उस 100 ट्रिलियंस में कुछ हेल्दी हैं, कुछ पैथोजेंस हैं। जब ये वो बैलेंस रहता है, जब हम हेल्दी रहते हैं तो बैलेंस रहता है। वंस दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब वी फॉल सिक, और वंस वी फॉल सिक दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड। हेल्दी बैक्टीरिया का फूड होता है, हेल्दी बैक्टीरिया को हम प्रोबायोटिक कहते हैं, और हेल्दी बैक्टीरिया का जो फूड है उसको हम प्रीबायोटिक कहते हैं। एक सबसे बड़ी गुणवत्ता मिलेट में है कि मिलेट में अनब्रोकन कार्बोहाइड्रेट लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है, जो कि इस हेल्दी बैक्टीरिया का फूड है। तो अगर हम मिलेट लेते रहते हैं तो उनको
उनके शरीर के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया का नंबर ज़्यादा बढ़ेगा और अल्टीमेटली हम हेल्दी होते रहेंगे। मिलेट्स के अंदर बहुत सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, देयर इज़ नो फैट, देयर आर बायोएक्टिव पेप्टाइड्स, बायोएक्टिव प्रोटीन्स which take cares of the diabetes, blood pressures, good health of the intestine, good health of the skin. So ये सब all health attributes, nutraceutical value हमारे मिलेट्स में है। उद्यमशीलता आज सबसे बड़ी आवश्यकता है और कृषि उद्यमशीलता के बिना विकास संभव नहीं। भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने इसी विषय पर प्रकाश डाला। हमारे जो नए प्रावधान हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जिसमें मल्टीपल एंट्री व मल्टीपल एग्जिट का प्रावधान है, स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल कोर्सेज़ को इसमें पाठ्यक्रम में कैसे हम अधिकता से महत्व दे सकते हैं, चॉइस बेस्ड कोर्सेज़ कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्रेडिट बैंक और क्रेडिट ट्रांसफ़र जैसे बिंदुओं पर भी हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की। इसके अतिरिक्त हमारे अन्य जो विषय उठे उनमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो हमारी कृषि शिक्षा के नियामन में और उसके संचालन में दिशा मार्गदर्शन करती है और एक शीर्ष बॉडी के रूप में काम करती है। तो आपस में जो हमारे परस्पर विषय हैं बहुत सारे, उन पर भी गंभीरता से बात की गई। इसमें सेंट्रलाइज्ड एडमिशन है हमारा, जो यूजी, पीजी और पीएचडी तीनों स्तर पर एडमिशन्स किए जाते हैं, उनको हमारे एकेडमिक कैलेंडर के अनुरूप कैसे बनाया जाए और जो कोरोना की वजह से और कुछ एडमिशन प्रक्रिया की वजह से विलम्ब हुआ है उसको आने वाले वर्षों में किस तरह से सुधारा जाए। सर, दूसरे सत्र में एग्री बिजनेस डेवलपमेंट व कौशल विकास पर विचार किया गया। ये हमारी नई शिक्षा नीति का भी बहुत अहम हिस्सा है कि हम अपना कैसे स्किल डेवलपमेंट करें ताकि स्टूडेंट्स को मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री की सुविधा मिल पाए। तो इसमें बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज और जो विशेष जो आधुनिक ट्रेनिंग्स हैं, किसानों की ट्रेनिंग्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स की ट्रेनिंग हैं, या हमारे फील्ड वर्कर्स की ट्रेनिंग हैं, जो लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंग्स हैं, उन प्रशिक्षणों को कैसे हम और प्रभावी बना सकते हैं और उनमें समरूपता कैसे ला सकते हैं, इस पर हमारी काफ़ी विमर्श हुआ है सर। और तीसरे सत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष यूएनओ ने डिक्लेयर किया है, इसमें भारत की अहम भूमिका रही है इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने में। मोटे अनाज यानी मिलेट्स की खाद्य श्रृंखला में प्रमुख भूमिका है। 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर की कुलपति डॉक्टर वी गीता लक्ष्मी ने इस विषय पर विशेष प्रकाश डालते हुए कहा, Today's topic is of international importance because we are celebrating in 2023 as International Year of Millets. So I'm really delighted to give some information on millets and also how we can go forward in celebrating this particular year of International Year of Millets. Coming to the projection of malnutrition during 2030, the projection was given by WHO World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates published in April 2021. They are saying that the global trends are going to change like this. For example, there are two extremes. One is low birth weight, stunting among the children under 5 years of age. So this is what is going to happen in 2030. This is going to increase. At the same time, in contrast to that, there is going to be increase in overweight among children under 5 years of age. So both the contradictions are going to happen in the year 2030. In addition to that, anemia among the women and obesity among the adults. These are all going to increase. The major reason attributed for this is in 1960s we had our green revolution. Before that people were using lot of millets, but after 1960s they have started using mostly wheat in the northern India and the rice in the southern India. That is the reason, we have been producing lots and lots because of the varietal improvement and also the technological intervention
pensions, the rice and the wheat production have become enormously increased. So that actually resulted in increased consumption of wheat in northern India and rice in the southern India. And people have started reducing eating the millets, and that has resulted in lot of health hazards. So some of the health hazards are listed here. Okay, so what is the solution for it? Millets, they are very unique. So what are the crops we call it as millets? Jowar, finger millet, the foxtail millet, kodo millet, pearl millet, little millet, barnyard millet, and proso millet. These were all called as minor millets. There is also one major millet, we call that as maize. And coming to these minor millet, what are the unique characters of these minor millets? First thing is, it is called as now not as minor millets, but as nutri-cereals. And they are the superfood. The very reason is, they are the powerhouse of rich nutrients and energy. That's why we call it as superfood. And rich in dietary fiber, and also they have got resistant starch, which are called as prebiotics. So it is very rich in this millets. And then they are also gluten free. Because of that, it is very good for diabetic patients. The digestibility is increased by proper processing and malting. They are good profile of micronutrients. It has got such a rich micronutrient. Each and every nutri-cereal has got its own property, and it has got own richness in micronutrients. So that's why this is called as superfood. Then again, it has balanced amino acid profile also, and then it does not contain trans fat. That means good quality cholesterol is available in this nutri-cereals rather than the bad quality cholesterols. And it is alkaline in nature and non-acid forming. So even it is going as a major additive for the child foods and all. And it is good for the patients, it's good for the planet as a climate resilient crop. The very reason is, it can withstand the high temperature, it can tolerate the drought, and also it can come up very well in dryland conditions. That's why it is called as climate resilient crop. So this has got so much of good qualities. So that's why this year it is going to gain a lot of importance. So there are lots and lots of millets that we have listed. So these are all the kind of scientific names given for that. It is not only in India, this is very, very important. There are, other than these millets, there are also other millets grown in different countries. And these millets are called in different names in different states that are listed over here. भविष्य की चुनौतियों को कृषि शिक्षा और अनुसंधान में शामिल कर उन पर शोध किया जाना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के क्षेत्र पर ही आगे बढ़ने का गीता के भीतर संदेश दिया है। आज जब हमारा देश अमृत महोत्सव काल के भीतर चल रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के सामने अगले 25 वर्ष का लक्ष्य हमारे सामने रखा है। 2030 तक 5 ट्रिलियन US डॉलर की इकॉनमी देश का किए जाने का, और उसमें मेरी समझ से कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि आज के भी GDP में हमारी हिस्सेदारी 16% के करीब है। और वो GDP हमारी बढ़े और 5 ट्रिलियन इकॉनमी में हमारा 30% तक की हिस्सेदारी बढ़े, यह जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि हमारे कुलपति गणों के कंधों पर है। कृषि शिक्षा और उसके अनुसंधान के माध्यम से इस चुनौती को हमें पूरा करना है। आपने 2 दिन में बहुत गंभीर विचार किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हम कैसे कृषि शिक्षा को उस मॉड्यूल के भीतर लाएं, इस पर आपने चर्चा की है। उस पर बहुत लंबा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो आज कृषि क्षेत्र की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के संदर्भ में हमको उसका समाधान ढूंढना है। देश और दुनिया की बढ़ती हुई आबादी, अनुमान यह किया जाता है कि 2050 तक सिर्फ अपने भारत की आबादी
160 करोड़ के करीब हो जाएगी। तो फूड सिक्योरिटी को भी पूरा करते हुए और पोषण में भी हम अपनी सिक्योरिटी प्रदान कर सके, इस दिशा में हमारे कृषि विश्वविद्यालयों को प्रयास करना चाहिए। हम जानते हैं कि ऑयल सीड का बहुत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट हो रहा है। 2020-21 में 1,17,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट भारत सरकार ने कराया और आगे बढ़ करके इस साल वो 1,58,000 करोड़ रुपए हो गया। जिस गति से फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ रही है, उसी तरीके से हमारी ऑयल इंपोर्ट हमारा बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, तो आत्मनिर्भर भारत में हमको ऑयल सीड और पल्सेज पर हमको आत्मनिर्भर बनाना है। इस दिशा में हमारा रोल इस एक बहुत बड़ा रोल है और इसलिए कृषि विश्वविद्यालय के सभी वाइस चांसलर साहबान से मैं कहना चाहता हूं कि हमें उसको टारगेटेड अपनी स्कीम, अपना एजुकेशन, अपना पैटर्न और उसके लिए एक्सटेंशन का कार्यक्रम, उसके मॉडल, प्रोसेसिंग तक की व्यवस्था को हमको करके आगे की ओर बढ़ाना होगा। मैं आप सबसे, मुझे आप में से अधिकांश बाय रोड या तो दिल्ली की ओर जाएंगे या आगरा की ओर जाएंगे। यदि आप खेतों में से निकलेंगे, आप यहां से निकलेंगे और जब हाईवे के किनारे यमुना एक्सप्रेसवे की ओर जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश में इस वर्ष जो हम लोगों ने परिवर्तन किया है ऑयल सीड के दृष्टि से, अग्रवाल साहब आपसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि ये हमारे राज्य सरकार की ये उपलब्धियाँ पिछले 5 साल के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने की हैं। हमें प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक के भीतर उन्होंने कृषि कर्मण पुरस्कार ऑयल सीड में देश में सर्वाधिक उस वर्ष उत्पादन बढ़ाए जाने की दृष्टि से जो प्रयास हुए थे, उसमें प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया था। इस साल हम लोगों ने भारत सरकार और आईसीआर से अतिरिक्त राज्य के भीतर हमने 5 लाख किसानों को मिनी किट हमने निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध करवाई है। और जब आप इधर से गुजरेंगे, या तो आप जाएंगे दिल्ली की ओर या जाएंगे कानपुर की ओर या झांसी की ओर जाते हैं हमारे AK सिंह साहब, तो वो देखेंगे कि चारों तरफ आपको सरसों की फसल उस तरीके से दिखाई देगी जिस तरीके से राजस्थान में सरसों की खेती होती रही है। हमने एक लक्षित प्रयास किया है उत्तर प्रदेश के भीतर तिलहन उत्पादन के लिए, और इसी तरीके का प्रयास हमने दलहन के उत्पादन में भी किया हुआ है। हम लोगों ने ये प्रयास किया, 4.5 लाख मिनी किट हमने चना और मसूर के डाले हैं। MSP आप देखेंगे कि पिछले वर्षों में 2 गुना से 2.5 गुना पल्स और ऑयल सीड की हुई है। और इसलिए किसान की आमदनी, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनकी आमदनी कैसे बढ़े, तो उस दृष्टि से यदि हमने इस क्रॉप पैटर्न को बदल दिया और अपने विश्वविद्यालयों के भीतर भी उसके मॉडल को खड़ा कर दिया, हमने उसकी कोशिश की, तो हम उस दिशा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत को बनाए जाने में जो कृषि क्षेत्र का रोल है, उसमें हमारा ऑयल सीड और पल्सेज का महत्वपूर्ण योगदान है। NP सिंह साहब बैठे हैं, ये जब हमारे संस्थान के कानपुर के निदेशक थे, उस समय 30,000 करोड़ रुपए तक का दाल का इंपोर्ट होता था। अभी भी हो रहा है लगभग 15,000 करोड़ रुपए का। तो इन चुनौतियों की दृष्टि से हमको इस पर जोर देना, इसकी वैरायटी को डेवलप करना, अपने बच्चों को बताना, उनको आगे की ओर सिखाना, उस दिशा से हमको ये प्रयास करना है। जो माल न्यूट्रिशन की चर्चा हुई है या एनीमिया की हुई है, जो बच्चों में ग्रोथ कम है, वजन कम है, कमजोरियां हैं, हमारी माताओं के भीतर जो है कमजोरियां हैं, तो उनके कुपोषण से मुक्त किए जाने का समाधान हमारा ये मिलेट्स है, जिसका अभी इस कार्यक्रम के भीतर आज यहाँ पर आपने इसको लॉन्च किया है, इंटरनेशनल ईयर मिलेट्स 2003। इसका क्षेत्रफल बढ़ाओ और उत्पादन बढ़ाओ, दोनों कार्यक्रम साथ में आपने लिए हैं।
इस पर भी हमको अपने विश्वविद्यालयों के भीतर प्रयास करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछले बार जब अभी गए थे अमेरिका, तो उस समय वहाँ पर उन्होंने चर्चा किया और यूएस ने, पूरे यूएन ने रेजोल्यूशन पास करके, और उन्होंने कहा कि मिलेट्स की जो उन्होंने महिमा बताई, जिसके बारे में चर्चा हमारे डॉक्टर श्रीवास्तव साहब ने कर दिया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता कि क्या क्या उसकी गुणवत्ता है, कम पानी में हम कैसे उसको ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, कितना लाभ कमा सकते हैं। जितने मिलेट्स हैं उनको एमएसपी के भीतर प्रधानमंत्री जी ने उसको डाल रखा हुआ है। हम लोगों ने राज्य के भीतर इस साल हम मेजर मिलेट्स में तो हम, मुझे लगता है कि हम देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं, लेकिन 12 लाख मेट्रिक टन बाजरे का उत्पादन उत्तर प्रदेश कर रहा है, और एमएसपी पर इस साल हमने 46,000 मेट्रिक टन की खरीदारी पहली बार 75 सालों में उत्तर प्रदेश के भीतर शुरुआत कराई है, जिससे उन किसानों को फायदा मिल सके। तो राज्य सरकार ने ये प्रयास शुरू किए हैं। मिलेट्स के दृष्टि से मैंने पिछले साल जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस थी उस समय भी चर्चा किया था, और अलग से भी आईसीआर से भी एफर्ट्स किया, और कृषि मंत्रालय भारत सरकार से भी इस बात के प्रयास किए, माननीय मंत्री जी के स्तर पर भी किए। मिलेट्स इंस्टीट्यूट को भी हमने हैदराबाद संपर्क किए। हम इसी साल चाहते थे कि हम अगले साल के लिए जब अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर्स 2023 आएगी तो हम अपने किसानों को बीज सुलभ करा सके, इस दृष्टि से हम राज्य में बीज उत्पादन करना चाहते थे। तो हमको उस तरीके की तैयारी करना, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे राज्य उस कार्यक्रम को क्रियान्वयन के लिए सक्षम हो सके, उसमें विश्वविद्यालय और हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारे कुछ नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ने भी उस पर कुछ काम किया, और भी हमारे बांदा विश्वविद्यालय में भी कुछ काम हुए हैं। लेकिन इस काम को बढ़ाना, अच्छी वैरायटी के बीज को ढूंढना, उनको मिलेट्स को भी हमको अपने कोर्सेज के भीतर शामिल कराना, आज बच्चों को उनका पहचान कराना, उनके रेसिपी क्या तैयार हो सकती है उनके बारे में जानकारी दिया जाना, इसका एक विस्तार और एक्सटेंशन का कार्यक्रम राज्य सरकार ने इस बात को फैसला किया है कि हम अगले 4 वर्ष के लिए हम अपनी स्कीम उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं। हमारा सब कैबिनेट नोट हमारे लेवल से फाइनल हो चुका है। 180 करोड़ रुपए अगले 4 साल के भीतर बीजों को पैदा करने के लिए, विश्वविद्यालयों के भीतर को इंक्लूजन के लिए और केवीके के भीतर डालने के लिए, उनके प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि मिलेट्स का प्रोसेसिंग एक कठिन काम होगा, और इसके लिए हम अपने विश्वविद्यालयों के भीतर प्रोसेसिंग सेंटर या केवीके के ऊपर तैयार करेंगे, तभी जाकर के इस अभियान को हम सफल कर सकेंगे। तो उस दृष्टि से भी हमको अपने विश्वविद्यालयों के भीतर प्रयास करना चाहिए। हमारा मिलेट्स इंस्टीट्यूट हैदराबाद बहुत पहले इंक्यूबेशन सेंटर उन्होंने बनाई। मैं ये चाहता हूं कि आज की इस कृषि शिक्षा नीति के भीतर, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा नीति के भीतर जो हमारा स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम है, उसके भीतर सभी विश्वविद्यालयों के भीतर ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर, जिसको फैसिलिटेशन के रूप में हम इंटरप्रेन्योर्स को उपलब्ध करवा सके, हम उनको वहाँ पर इकाई दें, वो अपने नाम से ब्रांडिंग करें, हम अपना चार्जेज जितना हमारा टैरिफ बनता है हम उनसे ले लें, और रिसोर्स अपने को क्रिएट कर सके। इस दिशा में हमको प्रयास करना चाहिए,